नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत। मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे बिहार में जाति आधारित गणना में प्रतिनियुक्त जितने भी कर्मी हैं, चाहे वो प्रगणक हैं, पर्यवेक्षक हैं या हमारे फील्ड ट्रेनर हैं या जो भी हमारे ट्रेनर हैं या उससे संबंधित जो भी कर्मी हैं, वह उनके लिए एक विशेष मैं क्वेश्चन का एक बंच लेकर के, गुच्छा लेकर के मैं उपस्थित हूँ, अनेक प्रश्नों का। और बारी बारी से मैं एक एक प्रश्न पढ़ते जाऊँगा और उसका उत्तर क्या होगा वो भी मैं बताते जाऊँगा। तो इसको जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कीजिए और समझिए कि आपको जो भी कठिनाई आ रही है उन सभी कठिनाइयों को हम दूर कर सकें। सबसे अधिक शेयर कीजिए और साथ में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आइए, पहला क्वेश्चन है कि गणना किन लोगों की होगी। तो जाति आधारित जो गणना है वह बिहार में रह रहे सभी व्यक्तियों की होगी, या बिहार से जो बाहर है, चाहे वो विदेश में हो, अमेरिका हो या लंदन में हो, या बिहार से बाहर असम में हो, मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उन सबों की गिनती होगी। तो क्या बिहार में रहने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों की गिनती होगी? हाँ, बिहार में रहने वाले दूसरे प्रदेश के लोगों की भी गिनती होगी, लेकिन हम गिनती करेंगे उसका फिल्टर विभाग के द्वारा किया जाएगा, यानी उनकी छटनी विभाग के द्वारा होगी। इस परिस्थिति में कि उनके जो मकान का जो उद्देश्य है, भवन का जो उद्देश्य है, क्या लिखा जाएगा? तो वहां पे चूंकि वे भाड़े में रह रहे हैं तो वहां पे व्यवसायिक आवासीय लिखा जाएगा। आइए, क्या तालाबंद घरों का नंबरीकरण होगा? हाँ, तालाबंद घरों का नंबरीकरण होगा, क्योंकि वो परिवार या तो दिल्ली, पंजाब या कहीं दूसरे जगह या विदेश में रहता है। हम पता कर लेंगे, उसका नंबरीकरण करेंगे। तो नंबरीकरण किन घरों का होगा? तो नंबरीकरण उन्हीं घरों का होगा जिसमें कि परिवार रहता है, अर्थात जिसमें जो आवासीय है, जिसमें आवासन होता है लोगों का, उन घरों का होगा। अगर बताइए कि मंदिर में पुजारी है, उनका नंबरीकरण होगा कि नहीं होगा? तो यहां पे तो भवन का उपयोग मंदिर हो गया, हो सकता है कि और भी कमरे हों जिसमें पुजारी रहता हो। देखना यह है कि पुजारी हमेशा परमानेंट अगर रहता है, तो अगर वो कहता है परमानेंट रहता है, तब उसकी उसकी यहाँ पे उसके लिए कमरे को हम नंबर देंगे। लेकिन अगर वह पुजारी सुबह में रहता है, शाम को सोने अपने घर चला जाता है, उसी गांव में घर है, तो उसके घर पर उसकी गिनती होगी। अगर पुजारी परमानेंट वहीं रहता है और कहता है कि नहीं, हमारी गिनती यहाँ नहीं होगी, हमारा घर दूसरे जिला में है, हमारी गिनती वहां होगी, तब उस पुजारी के जो जिसमें कमरे में रहता है उस पर हम नंबरीकरण नहीं करेंगे, क्योंकि वो कह रहा है, मना कर दिया, उसकी गिनती दूसरी जगह होगी। अगर भाड़े के मकान में कोई रह रहा है, कह रहा है कि हमारी गिनती यहीं पे होगी, तो एकदम उसकी गिनती यहीं पे करनी है। लेकिन अगर भाड़े के मकान में रहता है, कहता है कि हमारी गिनती यहाँ पे हम नहीं कराएंगे, तो उस जिस मकान में रहता है उसको हम नंबर नहीं देंगे, उसका नंबरीकरण नहीं होगा। वो जहां रहता है वहां पे वो अपनी गिनती कराएगा। अब आइए, एक से अधिक घर हो तो किसे गिनना है? तो आप जिस समय गणना हो रही है उस समय अगर वो व्यक्ति वहां पे उपस्थित है तो उसकी गिनती वहीं पे होगी, क्योंकि एक व्यक्ति एक समय में एक ही जगह उपस्थित हो सकता है। अगर उसका घर दो जगह है तो वो जहां पे उपस्थित है वहां पे गिनती होगी और उसके घर को हम नंबर देंगे। दूसरे प्रदेश के व्यक्ति की गणना होगी? हाँ, बिल्कुल होगी, लेकिन विभाग के द्वारा फिल्टर किया जाएगा। प्रपत्र किस पेन से भरा जाना है? तो प्रपत्र काले रंग की बॉल पॉइंट पेन से भरा जाना है। किस भाषा में? तो हिंदी भाषा में। प्रपत्र पर अंक का प्रयोग कैसे करेंगे? तो अरबी अंक प्रयोग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। 9 का घुमाएंगे नहीं, है ना? जो अरबी अंक होता है उसी में 7 को काटेंगे नहीं।
अब आता है कि प्रगणक नक्शा पर जो हमारे नजरी नक्शा बनेगा, उस नक्शा पर प्रगणक क्या चौहद्दी बनाएंगे? चौहद्दी लिखा जाएगा? हाँ, लिखा जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम बना करके लिखा जाएगा कि उत्तर में किनका मकान है या कौन सा वार्ड है। क्योंकि वो प्रगणक जो वो ब्लॉक जो है वह किसी एक वार्ड का ही हिस्सा है और उपगणना ब्लॉक है उसी वार्ड का दूसरा हिस्सा है। तो उसको दिखाना होगा कि उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण में कौन सा वार्ड है और क्या क्या है, किसका घर है। प्रगणक नक्शा पर चौहद्दी लिखा जाएगा। हाँ, कौन सा नक्शा चार्ज रजिस्टर का भाग होगा? तो प्रगणक का नक्शा चार्ज रजिस्टर का भाग नहीं होगा, बल्कि पर्यवेक्षक का जो नक्शा है वो चार्ज रजिस्टर का भाग होगा। गणना क्षेत्र की इकाई क्या होगी? जातिगत गणना क्षेत्र की। तो गणना क्षेत्र की इकाई आपका वार्ड है और कहा गया है कि वार्ड यथास्थिति में रहे, यानी बदलना नहीं चाहिए। अर्थात वार्ड की जो सीमा है जिसमें कि हम ब्लॉक बनाए हैं, उस ब्लॉक को एक ब्लॉक बनाए हैं, उसमें 2 वार्ड के सीमा को नहीं लेना चाहिए, सिर्फ एक ही वार्ड के सीमा को लेना चाहिए। अब उनका इकाई क्या है, कितनी आबादी पर एक प्रगणक लगाया गया है? तो ये लगभग, ये नहीं कि 100% 700, किसी का 720 हो गया, 750 हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है, किसी का 650 हो गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये आकलित आबादी है। अब 150 से 160 घर नहीं, बल्कि 150 से 160 परिवार। हो सकता है कि 80 परिवार में ही किसी का 700 पहुंच गया, इसमें ही घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और हो सकता है कि 190 परिवार में 700 पहुंचा, तभी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रपत्र भाग 2 में नियमित वासों के परिवारों का सूचीकरण किया जाएगा या नहीं? तो किया जाएगा। नियमित वासों के परिवारों का सूचीकरण प्रपत्र भाग 2 में। प्रपत्र भाग 3 में किसका सूचीकरण किया जाएगा? तो बेघर परिवारों का। अब बात आता है कि जब नजरी नक्शा बनाएंगे तो नजरी नक्शा में हम भवन को दिखाएंगे या मकान को दिखाएंगे? तो नजरी नक्शा में हम भवन का एक चौकोर, पक्का का होगा तो चौकोर, कच्चा होगा तो त्रिभुजाकार बनाएंगे और उसके बीच में जो चौकोर बनाएंगे, चौकोर जो बनाएंगे उसके बीच में भवन संख्या लिखेंगे और उसके माथे पर यानी ऊपर हम मकान संख्या लिखेंगे, जैसे 34, 35, अब बीच में लिख दिए 25, यानी भवन संख्या 25 है और उस पर 2 मकान है, 034-035। फिर भवन संख्या यहाँ पे लिख दिए क्या, 026, और उस पर मकान संख्या है 036। एक गो है, अगर 2 गो रहता तो डैश दे करके, 3 रहेगा तो डैश दे करके आगे बढ़ाएंगे। तो नजरी नक्शा में भी हमारा भवन और मकान का जो चित्र है बनाना है, यानी भवन को बनाएंगे और उसके भवन की संख्या को उसके बीच में और मकान की संख्या को ऊपर लिखेंगे। त्रिभुज अगर कच्चा मकान है तो त्रिभुजाकार बनाएंगे, भवन संख्या अगर 5 है तो 005 लिखेंगे और उसमें मकान संख्या अगर 6 है, एक ही तो मकान है तो 006 लिखेंगे, और 2 मकान है तो 006 और डैश देकर 007। अब आइए और इसकी व्याख्या आप अपने मार्गदर्शिका के पेज 33 में देख लीजिएगा कि कैसे बनाया हुआ है। ये सब क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ रहा हूं। क्या एक भवन में कई मकान हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। क्या एक मकान में कई परिवार हो सकता है? हाँ, कई परिवार हो सकता है। हम कैसे समझेंगे कि मकान है? तो एक भवन में जितना निकास द्वार होगा उतना ही मकान होगा। अब एक निकास द्वार एक मकान हो गया स्पेशल, अब उसमें देखना है कि कितना परिवार है। तो एक भवन में कई मकान और एक मकान में कई परिवार। अब एक सवाल आता है कि अगर मकान किसी का था और यहीं पे वो राशन कार्डधारी भी है, वहां का निवासी है, उस वार्ड में उसका मतदाता सूची में नाम है, लेकिन वो अपना बिल्डिंग किसी दूसरे को बेच दिया है। अब हमारे प्रगणक कहते हैं कि तो उसका बिल्डिंग है ये नहीं है, वो बेच दिया है, हम इसका नंबरीकरण कैसे करें? जी हाँ, उसका भी नंबरीकरण करना है। लेकिन जिसको बेचा है वो मालिक इसमें नहीं रहता है, तो मालिक का नाम तो लिखना नहीं है, क्योंकि उसमें जो परिवार रहता है उसके मुखिया का नाम लिखना है, तो हम नाम उसी का लिखेंगे। लेकिन जो भवन का जो उद्देश्य है उसमें हम व्यवसायिक
आवासीय लिखेंगे, क्योंकि वो भाड़े पर रहता है, मकान उसका था, बेच दिया, भाड़े पर रहता है। ठीक उसी प्रकार अगर कोई 20-25 सालों से किसी एक भवन में या किसी मकान में भाड़े पर रह रहा है तो उसकी भी हम एंट्री करेंगे, उसके भी मकान को हम नंबर देंगे और उसमें भी हम व्यावसायिक आवासीय लिखेंगे उद्देश्य में, यानी जो कॉलम संख्या 4 है उसके उद्देश्य में लिखेंगे हम व्यावसायिक आवासीय, क्योंकि वो भाड़े के मकान पर रहता है या किराए के मकान पर होता है। अब बात आती है कि एक भवन में हमारे एक दंपति रहते हैं, मतलब पति पत्नी रहते हैं, उनके 4 बेटे हैं और उस भवन का निकास द्वार एक ही है, तो क्या 4 मकान संख्या देंगे? नहीं। जब निकास द्वार एक है तो सिर्फ मकान संख्या कोई एक ही नंबर दिया जाएगा। लेकिन उस भवन के अगर 4 निकास होते और चारों बेटा अगर अलग होते, उनका खाना अलग बनता होता, उस परिस्थिति में हम उसको 4 मकान संख्या देते, अलग अलग 4 मकान संख्या। क्या प्रपत्र भरते समय ओवर राइटिंग करनी है? बिल्कुल नहीं, ओवर राइटिंग नहीं करनी है। क्या कॉलम 1 यानी जो क्रम संख्या है, कॉलम 2 यानी भवन संख्या, कॉलम 3 मकान संख्या, तीनों बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या कॉलम 2 यानी भवन संख्या और कॉलम 3 मकान संख्या दोनों आपस में बराबर होंगे? बिल्कुल नहीं। क्या कॉलम 5 में क्या भरेंगे? तो कॉलम जो 5 है वह परिवार की संख्या बता रहा है। माना कि कोई एक भवन है और उसमें कोई एक परिवार संख्या है, एक भवन है, उसमें एक मकान है और उसमें 4 अगर परिवार रहते हैं तो कॉलम संख्या 5 में वही 4 परिवार संख्या भरा जाएगा, जिसको हम कॉलम संख्या 8 में उनके क्रम संख्या को 1, 2, 3, 4 के रूप में दर्शाएंगे। कॉलम 8 में क्या भरेंगे? तो अभी मैंने बताया कि जो कॉलम संख्या 5 में अगर 4 लिखे हैं तो उनकी क्रम संख्या 1, 2, 3, 4। कॉलम संख्या 5 में अगर 3 लिखे हैं तो उनकी क्रम संख्या 1, 2, 3। कॉलम संख्या 5 में अगर 2 लिखे हैं तो उनकी संख्या 1, 2। अब उपगणना ब्लॉक ये लिखा है आपके आईडी पर, आपके या आपका जो क्या कहते हैं, जो नियुक्ति तिथि है, नियुक्ति पत्र है, उसमें अ लिखा है, 95 का अ, 95 का ए, 95 का क। तो अ ए क सही नहीं है। एक उपगणना ब्लॉक बना है तो उसको 01 कहेंगे, 95 का 01। उपगणना ब्लॉक में 01 भरेंगे। और अब बात आती है कि कच्चा और पक्का मकान। ईंट से बना हुआ दीवार है और जो छत है देखिए इसी एस्बेस्टस की तरह है जहां पर हम बैठे हुए हैं, तो क्या ये कच्चा है कि पक्का है? पक्का है। ईंट से बनी हुई दीवार है, ऊपर खपड़ैल मकान, खपड़ा का है ऊपर छत, तो क्या कच्चा है कि पक्का है? बिल्कुल पक्का है। और ये आपके मार्गदर्शिका के पूर्वी चंपारण में मार्गदर्शिका के पेज नंबर आपका जो है वह 31-32 में पारा 8.6 और 8.7 पढ़िएगा तो क्लियर हो जाएगा। कच्चा मकान सिर्फ बांस, बल्ली, फूस, घास, प्लास्टिक से बनकर तैयार हो उसी को हम कच्चा मकान कहेंगे। लेकिन अगर कोई टीन से दीवार भी बना दे और टीन का छत भी बना दे तो हम उस परिस्थिति में उस मकान को पक्का मकान कहेंगे। तो धन्यवाद। जितना अधिक से अधिक हो शेयर कीजिए इसको। अगला मैं वीडियो लेकर के पुनः उपस्थित होऊंगा जातीय जनगणना से संबंधित। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।